हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। लास्ट टाइम पे हमने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा था। विराम चिन्ह जिसे इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छी तरह से सारे चिन्हों के बारे में हमने देखा था, कौन कौन से चिन्ह होते हैं, और इसके अलावा हमने डिटेल में अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्हों के बारे में डिटेल में भी पढ़ा था। तो आज मैं उसी के आगे से शुरू करूंगी। यदि आपको लास्ट वीडियो मेरी देखनी है इसी विराम चिन्ह की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। और वैसे भी आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको आसानी से मेरी फर्स्ट वीडियो इसकी पार्ट 1 मिल जाएगा। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ वाला हमारा विराम चिन्ह जो कि है अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम जिसे इंग्लिश में सेमीकोलन भी कहते हैं, और इसको हम इस तरह से लगाते हैं, ऊपर पॉइंट है और ये इस तरह से कॉमा करके लगाते हैं। सेमीकोलन का ये चिन्ह है। तो सेमीकोलन कहाँ पे लगता है? देखिए, जब अल्प विराम से थोड़ा अधिक, यानी अल्प विराम यानी कॉमा उससे थोड़ा अधिक, परंतु पूर्ण विराम से कुछ कम समय तक रुकना पड़ता है। पूर्ण विराम में हम पूरी तरह से रुकते हैं, मतलब एक सेकंड काफी, मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा देते हैं, तो उससे थोड़ा सा कम, और अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकते हैं, तो वहां पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, गांधी जी नहीं रहे, वे तो अमर हो गए। ठीक है, हमने कैसे बोला इसको? गांधी जी नहीं रहे, वे तो अमर हो गए। तो हल्का सा हम रुके, मतलब थोड़ा सा हमने अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से हम कम रुककर हमने बोला। ऐसी सेकंड एग्जाम्पल है, मैंने उसे डांटा ही नहीं, प्यार से समझाया भी। तो फिर ये वाला, मैंने उसे डांटा ही नहीं, प्यार से समझाया भी। नेक्स्ट है विस्मयादि सूचक चिन्ह। इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये वाले साइन, ये तो बहुत इजी है। आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए अथवा किसी को संबोधित करने के लिए विस्मय आदि सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, वाह, इसके बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय आदि चिन्ह लगाया। कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, हमने तो ये तो आपके बहुत इजी होते हैं, आपको इससे समझ में आ जाता है ये चिन्ह, वाह। फिर हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, कितना सुंदर दृश्य है ना। तो आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, ये सब व्यक्त करने के लिए हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसी सेकंड सेंटेंस देखिए, संबोधन करने के लिए भी हम करते हैं, अरे मोहन तुम यहाँ। तो ये सारे सेंटेंस विस्मय आदि बोधक चिन्ह से हम यूज करते हैं, इनको प्रकट करने के लिए। ठीक है, इन भावों को। 6 है आपका निर्देशक। निर्देशक चिन्ह क्या है? इसको इंग्लिश में डैश बोलते हैं। किसी कथन से पहले, उदाहरण देने से पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कथन से पहले या कोई उदाहरण देते हैं तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे ही मैंने जैसे लगाया, उसके बाद निर्देशक चिन्ह यानी डैश का प्रयोग किया, यहाँ पे भी किया है। एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं, राहुल ने पूछा डैश तुम कैसे हो। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? निर्देशक चिन्ह का या डैश का प्रयोग किया। ये तो हम वैसे भी बहुत यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, संज्ञा के 3 भेद हैं, फिर हमने डैश लगाया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल है, यहाँ निर्देशक चिन्हों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है 7th है विवरण चिन्ह। विवरण यानी कि आप इसमें क्या लगाते हैं? इस तरह से लगाते हैं जैसे कोलन एंड डैश। कोलन भी लगाते हैं इसमें और फिर डैश लगाते हैं, तो वहां विवरण चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे कि कहां पर यूज करते हैं इसका? किसी बात का विवरण या उदाहरण जब अगली पंक्ति में देना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जहां पर मतलब दोबारा हमें किसी अगली पंक्ति में जब हम उसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं, तो वहां हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिखते हैं कविता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यदि हम किसी चीज के बहुत सारे पॉइंट्स बताने होते हैं या विशेषताएं हमें बहुत सारी बतानी है, तो निम्नलिखित है लिख के कर देते हैं, और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? कोलन एंड डैश लगाते हैं। उसके बाद हम अगले में कई सारे पॉइंट में हम उसकी विशेषताएं बता देते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कोलन एंड डैश लगाते हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम बताते हैं आगे की कहानी इस प्रकार है। जैसे कहानी हमने पहले लिखी, हमने कहा आगे की कहानी इस प्रकार है, फिर पूरी हमने कोलन एंड डैश लगा के पूरी कहानी फिर नीचे लिखते हैं, अगली पंक्ति से शुरू करते हैं।
तो वहां पर हम विवरण चिन्ह या कोलन डैश का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट चिन्ह देखते हैं हम लोग योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को इंग्लिश में हाइफन भी बोलते हैं। योजक चिन्ह में क्या होता है, वैसे तो आपको पता होगा ये जोड़ने वाला चिन्ह है। हाइफन हम जोड़ने के लिए लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों में, तत्पुरुष तथा द्वंद्व समास में, तुलनात्मक स्थिति में किया जाता है। जैसे कि अब आप देखिए किन किन स्थितियों में किया जाता है योजक चिन्ह का प्रयोग। जैसे हमने इस तरह लिखते हैं माता पिता, सुख दुख, तो उनके बीच में हम क्या लगा देते हैं, एक छोटा सा डैश यानी कि हाइफन जिसे कहते हैं, ये लगा देते हैं योजक चिन्ह जोड़ने के लिए। ठीक है, अब जैसे भारत रत्न है ना, भारत रत्न, तो हमने यहाँ लगा दिया चांद सी सूरत, यानी कि तुलनात्मक स्थिति में है ना, चांद से तुलना कर दी, चांद सी सूरत, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लगा दिया योजक चिन्ह। इसके अलावा जैसे धीरे धीरे, चलते चलते है ना, शब्द युग्मों में, या फिर इस स्थिति में जैसे एक चौथाई, दो तिहाई आदि, इस तरह के मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको। इस तरह की स्थिति में हम हाइफन यानी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। अब उद्धरण चिन्ह आपको कोई उदाहरण देना होता है, यानी जिसे इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास का तो प्रयोग हम सभी करते हैं और बहुत जगह करते हैं। अब पहली बात ये कि एक तो ये दो तरह का होता है, एक गहरा उद्धरण चिन्ह जिसमें सिंगल लगाया है हमने, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं जिसे कहते हैं, और दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल, जो हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं तो इसे दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अब देखिए एक गहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ कहाँ लगाते हैं, कैसे, देखिए एक गहरा उद्धरण चिन्ह जैसे होता वही है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। जैसे कि गहरा उदाहरण चिन्ह है तो इसमें किसी व्यक्ति के कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अब आप बहुत बार आप लिखते हैं, जैसे कि हिंदी में आप लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां, जैसे हम लिखते हैं ना प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, जैसे आपकी कृतिका, मैंने बुक का नाम दे रहे हैं या उसमें फिर चैप्टर का नाम दे रहे हैं कि इससे ली गई है, तो वहां पर आप क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, या किसी को इंपॉर्टेंस देने के लिए, यानी कि है ना, आप उसको हाईलाइट करके बताते हैं कि हमारी पुस्तिका का नाम क्या है, कृतिका नाम है, या जो भी नाम है आपकी पुस्तक का आप वो लिख सकते हैं, और इस तरह से आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। ठीक है, इससे ली गई है। या हम पाठ का नाम लिखते हैं तो वहां हम ये इस तरह ली गई है, इस तरह से हम लिखते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक गहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। और देखिए जैसे कि उपनाम किसी का, जैसे उपनाम है शिव मंगल सिंह चमन, अब वो इसके नाम से फेमस है तो चमन में हमने क्या लगाया, यहाँ पे एक गहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया। या एक कवि है रामधारी सिंह दिनकर, तो दिनकर इनका उपनाम है रामधारी सिंह और दिनकर, तो हमने इसमें एक गहरा उद्धरण चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ पर एक गहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि इंपॉर्टेंस जिस नाम से वो ज्यादा फेमस है उपनाम में, हमने इसको वहां पर लगा दिया, तो वहां पर एक गहरा लगाते हैं। ठीक है, अब चलिए पहले ये दोहरा उद्धरण चिन्ह देख लेते हैं। दोहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ लगाते हैं, ये भी वही है, इसमें भी परिभाषा वही आएगी, किसी व्यक्ति के कथन या वाक्य को उसी रूप में प्रस्तुत करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है ये भी, पर ये बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे जनरली हम लोग परिभाषाएं लिखते हैं तो हम परिभाषाएं उसी के शब्दों में लिखते हैं, जिसकी हमने राइटर का नाम दिया है हम उसी के शब्दों में लिखते हैं, तो हम सेम टू सेम लिखते हैं, तो वहां पर हम दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। अब जैसे किसी का कथन है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, तो हमने उन्हीं का कथन है ना, तो हमने इसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया। ठीक है, करो या मरो। ऐसे ही सेकंड है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये उनका कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखा है इसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहाँ हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया। और इसमें एक बात नोट, ये बात आपको याद रखनी है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हमेशा पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह या विस्मय आदि सूचक चिन्ह के बाद होता है। अब देखिए आपने जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गलती कहाँ पे हम लोग करते हैं अधिकतर, जैसे आपने यहाँ पे देखिए मैंने पहले यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाया है। ठीक है, अब आपको ऐसे नहीं करना है, बहुत बार आप लोग गलती ये करते हैं कि क्या करते हैं आप कि यहाँ पे आप पहले ही लगा देते हैं, जैसे आप लोग क्या करते हैं कि आपने पहले ही लगा दिया और फिर ये लगाया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है आपको क्या करना है, पहले पूर्ण विराम लगाना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाना है। ठीक है, देखिए ऐसे करो या मरो, यहाँ भी पहले विराम लगा है उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगा है। ये गलती अक्सर आप लोगों से हो जाती है, सभी से हो जाती है,
लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना है, यदि ये गलती हो गई तो मार्क्स कट जाएंगे। देखिए, और यहाँ पे मान लीजिए पूर्ण विराम नहीं है, प्रश्न सूचक चिन्ह है, तुम कब आए उसके बाद लगाना है इन्वर्टेड कॉमास में, तो हम प्रश्न सूचक चिन्ह के बाद लगाएंगे। जिसमें आदि सूचक चिन्ह है उसके भी हम बाद में लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास। और एक बात और है इन्वर्टेड कॉमास में, देखिए जब हम लोग सिंगल हो या डबल तो उसमें हम इधर से पहले शुरू करते हैं ऐसे, एक मिनट सही से देख लीजिए, ऐसे लगाते हैं, और जब इधर वाला लगाते हैं तो ये यू लगाना चाहिए। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। या डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा रहे हैं तो ये और ऐसे और ऐसे, इधर का नीचे की तरफ और इधर का ऊपर की तरफ। ठीक है, इस बात का हमको ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास कैसे लगाने चाहिए, कैसे लगाए जाते हैं। वैसे तो आजकल यदि आप कंप्यूटर से लिखते हैं तो उसमें लगे लगाए आते हैं ऐसे, लेकिन हम लोग लिखते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चिन्ह देखते हैं, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को एब्रीविएशन भी बोलते हैं, इंग्लिश में एब्रीविएशन बोलते हैं और हिंदी में से लाघव चिन्ह कहते हैं। तो ये क्या है, जब वाक्यों में शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है ना, तब हम ये इनका लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने प्रोफेसर लिखा तो प्रोफेसर हम पूरा ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, प्रो लिख देते हैं, और हमने हल्का सा ये शून्य का छोटा सा चिन्ह बना दिया। ऐसे ही डॉक्टर लिखा, डॉ लिख के फिर हमने एक जरा सा छोटा सा ये शून्य का या वैसा चिन्ह लगा दिया। ऐसे ही पंडित में देखिए, पंड ये लिखकर हमने इस तरह बना दिया। मध्य प्रदेश में मा और प्रा बनाकर हमने यहाँ पे बीच में छोटा सा शून्य का या जीरो का जिसे कह सकते हैं ये चिन्ह बना दिया। तो इससे हम समझ जाएंगे कि ये इसकी फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिख देते हैं। जैसे इंग्लिश में आप लोग VIP है तो PM है, इस तरह लिखते हैं, लेकिन उसमें एक बात का हमको ध्यान रखना है कि इसमें तो हम सिर्फ पॉइंट बना देते हैं। ये जैसे VIP है तो यहाँ पे हमने ये सिर्फ पॉइंट बना के छोड़ दिया। आप इंग्लिश में तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में आपको क्या है, ये पूरा इसको ऐसे हल्का सा पूरा बनाना है। ठीक है, हिंदी में लाघव चिन्ह जो है वो इस तरह से ही बनेगा, इसलिए पूरा है कोष्ठक जिसे ब्रैकेट कहते हैं। और इस चिन्ह का प्रयोग तो बहुत ही ज्यादा किया जाता है, यहाँ पे भी मैंने किया है, जगह जगह कोष्ठक का प्रयोग किया है, ब्रैकेट्स का प्रयोग किया है। तो इस चिन्ह का प्रयोग कई स्थितियों में किया जाता है। अब हम वो स्थितियां देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे संवाद लेखन के समय पात्रों के हाव भाव को प्रकट करने के लिए। अब जैसे हम कोई संवाद लिख रहे हैं, जैसे अब आपने देखा कि जैसे कोई हम पात्र लिख रहे हैं, हमें कोई नाटक लिख रहे हैं हम, या कोई कहानी लिख रहे हैं, तो उसमें बताएंगे कि बालक ने ऐसे हंसते हुए कहा, तो किस मूड में कहा, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे बालक ने कैसे कहा, हंसते हुए कहा कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, तो हंसते हुए कहा, रोते हुए कहा, किस लैंग्वेज में कहा, तो हम उसको हम क्या करते हैं, कोष्ठक के अंदर या ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं और इस तरह लिख देते हैं। ऐसे ही सेकंड है क्रम संख्या दर्शाते हुए। जब आप क्रम संख्या किसी चीज की दर्शाते हैं, 1 2 3 लिखे, चाहे का खा गा लिखे, उसे हम क्या करते हैं, एक कोष्ठक के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है। थर्ड है कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। जैसे कठिन शब्द है, हम चाहते हैं कि जैसे कुछ लोग हमारी बात को नहीं समझेंगे, जैसे हमने उच्चारण बोला तो शायद ना किसी की समझ में आए, तो हम उच्चारण को हमने एक और अर्थ लिख दिया, बोलना, है ना, उच्चारण माने बोलना, तो इसको हमने कोष्ठक यानी ब्रैकेट में बंद कर दिया ताकि दूसरे को अच्छी तरह से और समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोष्ठक, हमने जगह जगह मैंने भी कोष्ठक यहाँ पे प्रयोग किया है ताकि आपको जैसे हिंदी में लिखा, फिर इंग्लिश में और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए अपनी बात को हमने कोष्ठक का प्रयोग किया। तो यहाँ इस तरह से ब्रैकेट्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हंस पद। हंस पद इसे इंग्लिश में ऑब्लिवियन बोलते हैं, या इसे त्रुटि पूरक चिन्ह या विस्मरण चिन्ह, यानी कि जब हमसे कोई लिखते समय कोई बात शब्द छूट जाता है तो हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कई बार हम लिखते लिखते क्या होता है, हमसे कोई शब्द छूट गया, हमें बाद में याद आ रहा है यहाँ तो ये रह गया, तो हमें ये मिस्टेक हो गई, तो हमें क्या करते हैं, हल्का सा ये वाला डैश ये लगाते हैं चिन्ह, और उसके बाद ऊपर लिख देते हैं। तो हमें सामने वाले को पता है, इस बात से समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ इससे छूट गया है, तो इन्होंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है, यहाँ पर हमारी जगह नहीं है, यहाँ पर यदि हम लिखेंगे तो हमारा खराब हो जाएगा, मतलब छोटा गंदा सा लगेगा, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा चिन्ह लगाते हैं, ऊपर लिख देते हैं, तो सामने वाले को समझ में आता है कि इनसे कोई भी चीज छूट गई है, तो इन्होंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो लालच करना, जैसे यहाँ पे छूट गया, हमने गलती से जल्दी लिख गए, लालच करना बात है, अब बाद में ध्यान आया अरे यहाँ बुरी लिखना तो छूट गया, तो हम क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह लगा के यहाँ पे ऊपर को लिख देंगे बुरी। अब सामने वाला समझ जाएगा अच्छा छूट गया है, लालच करना बुरी बात है, इनका पूरा मतलब ये है लिखने का। ऐसे ही मेरे सभी उत्तर अब है लिख गए हम, हमें फिर याद आया अरे ठीक है लिखना था, तो हमने फिर से वही लगाया और लिख दिया ऊपर
ठीक है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इनसे ये छूट गया है और इन्होंने बाद में इसको लिख दिया है। चाहे इससे लंबी बात हो यदि कोई, तो भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 13 यानी रेखांकन चिन्ह है। रेखांकन चिन्ह जिसे अंडरलाइन बोलते हैं, इसका प्रयोग तो बहुत ही ज्यादा किया जाता है। महत्वपूर्ण वाक्यों के नीचे रेखा खींचते हैं हम, जैसे मैंने ही यहाँ पे अंडरलाइन किया है कि लाघव चिन्ह के नीचे अंडरलाइन किया है कोष्ठक के नीचे, ताकि अपनी बात को या हमें इंपॉर्टेंस देने के लिए हम रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अंडरलाइन खींचते हैं, या मैंने सभी जगह रेखांकन चिन्ह जगह जगह प्रयोग किया है, ताकि हमें हाईलाइट कर दिया, ताकि ये पता लग जाए कि भाई हम इसके बारे में बता रहे हैं या ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। जैसे जैसे अब यहाँ पे मैंने लिखा, जैसे संज्ञा के 3 भेद है। अब मैंने यहाँ पे लिखा संज्ञा के 3 भेद है, तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट है कि भाई हम 3 बता रहे हैं, हम 3 को हाईलाइट किया है हमने अंडरलाइन करके, यहाँ पे संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, तो 3 को हाईलाइट कर दिया हमने, रेखा खींचकर हमने अंडरलाइन कर दिया इसको। ऐसे ही एग्जाम में आता है ना, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दो, तो 2 के नीचे अंडरलाइन लगी होती है, ताकि हमें पता लग जाए कि भाई ध्यान रखिए कि 2 का ही आंसर देना है, ज्यादा का नहीं देना है, 2 का ही देना है, तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि इस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाए। तो वहां पर नेक्स्ट है लोप चिन्ह। अब लोप चिन्ह क्या होता है, कई बार डॉट डॉट लगा के हम छोड़ देते हैं, है ना, मार्क ऑफ ओमिशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसे पूरा ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, डॉट डॉट बनाकर छोड़ देते हैं, लगा देते हैं, और सामने वाला अपने आप उस बात को समझ जाता है कि यहाँ पर इन्होंने पूरा नहीं लिखा है और इसका मतलब यहाँ पे यही होगा। जैसे मोहन ने अंकित को गाली दी, है ना। अब हम 2 बच्चे हैं और वो आपस में एक दूसरे गाली दे रहे हैं, तो मोहन ने अंकित को गाली दी। अब हम ये बताना नहीं चाह रहे कि गाली क्या दी, अरे डॉट डॉट लगा दिया, अपने आप समझ लेगा सामने वाला ने कुछ दी होगी गाली, को जो भी कहा होगा, तो हमने उसको पूरा ना लिखे से डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया। ऐसे ही आप यदि जैसे कोई पद है, आप उसको अर्थ लिखना है, तो आप उसको हम क्या करते हैं, जैसे आपका पद है उदो मोही, अब आपसे पूरा ना लिखकर हमने पूरी लाइन लिखे, लंबा पूरा पैराग्राफ उतारे, उससे अच्छा हमें क्या डॉट डॉट लगा दिया और लास्ट का शब्द लिख दिया ना ही। इससे हमें समझ में आ गया अच्छा ये पूरा पैराग्राफ है, इसका अर्थ ये लिख रही है, तो हमें पूरा लिखने की जरूरत वहां नहीं पड़ती है, वहां हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अभी 1-2 चिन्ह और रह गए हैं, बस वो और देख लेते हैं। चलिए अब ये वाला चिन्ह लिख लेते हैं। 15th है पुनरुक्ति चिन्ह, जिसे इंग्लिश में रिपीट पॉइंटर मार्क बोलते हैं। तो हमें इस तरह का चिन्ह हम इसमें लगाते हैं, किसी शब्द को हमें बार बार ना लिखना पड़े तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसे पुनरुक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल है, सुरेश अच्छा है, फिर सुरेश स्कूल जाता है, सुरेश पढ़ाई करता है, सुरेश गाता भी है, तो हमने बार बार सुरेश ना लिखकर हमने उसकी जगह ये पुनरुक्ति चिन्ह का यूज कर लिया, तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। सामने वाला इस देख के समझ जाएगा कि अच्छा ये सुरेश ही यहाँ पे बार बार होगा। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये उसी जगह पर ही यूज करना है जहां पर हमको जो वर्ड रिपीट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इसको एस आकार का हम इसे बनाते हैं, जैसे आ लिख करके हमें कोई वर्ण को लंबा खींचना है, तो वहां पर हम इस तरह से दीर्घ उच्चारण का चिन्ह बनाते हैं। जैसे अक्सर हम लोग म्यूजिक में प्रयोग करते हैं कि आकार में काफी लंबा है, खींचना है, तो हम आकार करके हम इस तरह से बना देते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं कि आप चिन्ह पहचान पाते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चिन्ह दिए हैं, इसको पहचानना है। इस तरह की एक्सरसाइज आती है, आपको चिन्हों को दिया जाता है और आपको क्या पूछा जाता है कि इसका नाम बताइए, ये कौन सा चिन्ह है, या फिर चिन्हों के बारे में लगाने के लिए तो आता है, वो भी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़े से मैंने चिन्ह दिए हैं, वो पहचानना है। तो ये वाला कौन सा चिन्ह है, लाघव चिन्ह, ये क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न सूचक चिन्ह, ये वाला हमारा विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये क्या है अल्प विराम, ये क्या है अर्ध विराम, और इस तरह लगाया है ये से क्या बोलते हैं हंस पर। तो इस तरह से ये सारे चिन्ह हैं। आज ये विराम चिन्ह का चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है सारे चिन्हों के बारे में। तो यदि अच्छे से समझ में आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके तो जरूर बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू सो मच।